Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for our complete course related to HSSC PGT CS screening. अभी जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन सी। प्रीवियस क्लास में हमने बस थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था सी का। ठीक है, अभी देखते हैं फीचर्स। सबसे पहले तो देखिए सी लैंग्वेज जो है ये फैसिलिटेट करती है स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन। ठीक है, इसमें हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है कि उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम को डिजाइन करना होता है। लाइक मेन फंक्शन आएगा, कहाँ मेन फंक्शन आएगा और कहाँ बाकी के फंक्शंस आएंगे। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें क्या होती हैं, ऑलरेडी क्या है, स्ट्रक्चर्ड है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है वो फॉलो करता है सी लैंग्वेज। देन इट प्रोवाइड्स लो लेवल एक्सेस। तो देखिए सेकंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, ये लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ये जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो हमारा सी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोल दिया जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल दिया जाता है, क्योंकि ये हाई लेवल होने के बावजूद ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिस तरह से असेंबली लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी होती है कि वो मशीन के ज्यादा क्लोज है, उसी तरह से ये लैंग्वेज भी हमें लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड कराती है, इस जिसकी वजह से इसे क्या बोल दिया जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि ये लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है और साथ में हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इन बिटवीन इसे क्या बोल दिया जाता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इनफैक्ट ये हाई लेवल लैंग्वेज है, अदरवाइज अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश प्रोग्रामिंग ही हम इंग्लिश में सारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज वो सब चीजें आती हैं, और लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, तो सी हमारी वैसे हाई लेवल है, लेकिन इस वजह से क्योंकि वो फंक्शनैलिटीज जो है हमें उस तरह की प्रोवाइड करा रहे हैं जो लो लेवल एक्सेस, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या होते हैं, फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, लो लेवल एक्सेस की वजह से सी प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और इन्हीं कारणों से इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव हाईली पोर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, हाईली पोर्टेबल। दैट मीन्स हम इसे ये मशीन क्या, ये जो भी हमारा प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे सी लैंग्वेज में वो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने एक मशीन में बनाया तो उसे हम दूसरी मशीन पे नहीं रन कर पाएंगे। सो इट इज हाईली पोर्टेबल, वी कैन रन आर एग्जीक्यूट आर प्रोग्राम एनीवेयर। ठीक है ना, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें कि सोर्स कोड होता है। ठीक है, जनरली किसी भी प्रोग्राम में हम देखें, किसी भी लैंग्वेज में हम देखें तो क्या रहता है, हमारा सोर्स कोड रहता है, देन उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर्स। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन यूजेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन यूजेबल फॉर्मेट में होता है। जो हम रीड कर पाते हैं वो क्या होता है, सोर्स कोड होता है, और जो सिस्टम जो मशीन रीड कर पाती है वो कोड कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, देन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम को, जैसे ही हम कमांड देते हैं अकॉर्डिंगली क्या कर देगा सिस्टम, एग्जीक्यूट कर देगा और हमें आउटपुट मिल जाती है। तो देखिए ये हमारे फेजेस हैं सी प्रोग्राम के, जो हमने देखे प्रीवियस क्लास में भी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है एडिट, देन प्री प्रोसेस, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इनको आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी मेमोरी इनके साथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कि अगर हम कंपाइल कर रहे हैं तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लिंक कर रहे हैं तो कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, कि ये सब चीजें भी आपने याद रखनी है कि अगर लोडिंग का काम होता है तो लोडिंग में डिस्क से डेटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। देन एग्जीक्यूशन में भी आपका सीपीयू से और प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या रहता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड रहता है। जैसी कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है सीपीयू से मेन मेमोरी में जा रहा है, मेन मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से डेटा जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 फेजेस रहते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सी में ही है, और भी लैंग्वेजेस में रहते हैं आपके। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर पूछा जाता है कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडर, इनमें इनकी क्या सीक्वेंस है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कंपाइलेशन होता है पहले, देन लिंकिंग होती है और फिर उसके बाद लोडिंग होती है।
तो देखिए जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, क्रिएट किया या मॉडिफाई किया ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, देन उसे कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीसीसी कंपाइलर। देन हम क्या करें, एग्जीक्यूट करें और उसे जो भी प्रोग्राम हमने कंपाइल्ड प्रोग्राम है, आफ्टर कंपाइलेशन हमारे पास कंपाइल्ड प्रोग्राम आ गया, देन उसे क्या कर देते हैं, हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसी सीक्वेंस को हम रिपीट करते हैं। अगर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, हम जनरली जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर मिस्टेक्स आती हैं देन अगेन वी नीड टू कंपाइल इट, ठीक है, तो दोबारा से उसे कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करके देखेंगे, देन अगेन कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, जहां पे आपके पास है सबसे पहले मेन फंक्शन एंड देन नंबर ऑफ फंक्शंस जो आप लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जो भी चीज़ बना रहे हैं, सिंपल फंक्शन सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें भी जितने भी फंक्शंस हम लेना चाहते हैं पहले हम मेन लेते हैं एंड देन हम क्या ले सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की ओपनिंग ब्रेसेस से एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है, और उस मेन फंक्शन की ही क्लोजिंग ब्रेसेस पर जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो स्टॉप हो जाती है। तो इन बिटवीन अगर नंबर ऑफ फंक्शंस हमने डिक्लेयर या डिफाइन किए हुए हैं तो हमें यहीं से उन्हें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है और उनके रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर को भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन लास्टली यहाँ पर आकर जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है इसका जो नेम है, ठीक है, ये क्या है, यूजर डिफाइन, मेन फंक्शन का जो नेम है ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। नेम जो है इसका ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि इस फंक्शन का नेम हमने ये ही लेना है, लेकिन जो फंक्शन है उसमें तो यूजर अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है, तो इसलिए जो उसका बॉडी है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है वो हमेशा क्या रहती है, यूजर डिफाइंड रहती है, ठीक है। जो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है वो क्या होती है, यूजर डिफाइंड, और जो इसका नाम है वो क्या है, प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। और बाकी के जो फंक्शंस हैं इनके नेम्स भी और बॉडी भी यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये हम पूरा फंक्शंस का टॉपिक जब स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे सारी चीज फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वैसे आपका मेन क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है सी प्रोग्राम का, जिसमें सब आपके पास मेन फंक्शन होता है और बाकी नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो देखिए फंक्शन अगर हम सिंपली बात करें तो उसमें एक हेडर होता है जिसमें उसके आगे क्या होता है, बाद में बेसिक ब्लॉक होता है। तो देखिए हेडर में क्या क्या चीज होती है, रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, देन फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, ये क्या है, हेडर है किसी भी फंक्शन का। तो अगर तो पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है तो हम उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे देंगे, अगर नहीं कर रहा है तो फिर इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फंक्शन का नेम, और ये क्या है, रिटर्न टाइप। तो जो भी फंक्शन का नेम है, यहाँ पे जो भी ये फंक्शन है वो अगर किसी तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे वो रिटर्न टाइप आ जाएगा, वो अगर वॉइड टाइप की है, इन टाइप की है, ठीक है। ये चीजें अभी हमने डिस्कस नहीं की हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि जिस भी तरह की वैल्यू को वो रिटर्न करना चाहता है उस तरह की का डेटा टाइप हम यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है स्पेसिफाई कर देते हैं। देन हमारे पास बेसिक ब्लॉक आ जाता है। तो देखिए बेसिक ब्लॉक में क्या आ जाएगा आपके पास, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फंक्शन का नेम होता है, देन उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो भी वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड है उनको आप सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एंड देन कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ आउटपुट ले रहे हैं, कुछ प्रिंट इनपुट ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे क्या कराएंगे, यूज़ करेंगे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। तो सेमी कॉलन हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में जब भी हमने टर्मिनेट करना है किसी भी स्टेटमेंट को। अ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स। तो अगर कोई ब्लॉक है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट्स होंगी ही होंगी, ठीक है, इट कैन बी नल, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जरूरी कि स्टेटमेंट हो ही हो, स्टेटमेंट्स 0 भी हो सकती हैं और 1 2 4 10 100 भी हो सकती हैं। देन वी हैव नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स इज लीगल एंड कॉमन। तो नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स अगर हम करना चाहते हैं तो वो लीगल है, वो हमारा अलाउड है, और कॉमन भी है, कॉमनली हम वो चीज़ करते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स की नेस्टिंग करते हैं। देन इन ईच इंटीरियर ब्लॉक में इंक्लूड वेरिएबल डिक्लेरेशंस। तो देखिए हर इंटीरियर ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेरेशन पॉसिबल है, ठीक है, कर सकते हैं हम अगर रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। तो जो भी ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग ही क्या रहता है, विजिबिलिटी रहती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी कोई और वेरिएबल है, ये एक ब्लॉक है, देन इसमें एक और अलग ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं, अलग से डिक्लेयर करना चाहते हैं इस ब्लॉक में, तो यू कैन गो अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम नहीं यूज कर सकते कोई और वेरिएबल्स, हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स को इंटरनल जो ब्लॉक्स हैं, इंटीरियर ब्लॉक्स हैं, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। देन हमारे पास देखिए रिटर्न स्टेटमेंट हमने देखी थी, तो रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, रिटर्न टाइप दिया, तो इंट दे रहे हैं। ठीक है, इंटीजर दे रहे हैं, दैट मीन्स ये इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, और भी कोई भी फंक्शन है तो अगर हम इंट दे रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो इट सेट्स द रिटर्न वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अब रिटर्न जो स्टेटमेंट है, देखिए रिटर्न जो स्टेटमेंट है ये क्या करता है, रिटर्न अगर हमने 0 लिखा है तो ये जहां से इस फंक्शन को हमने कॉल किया है वहां पे क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा इस वैल्यू को। ठीक है, सो रिटर्न्स टू द कॉलर और इन्वोकर, जहां से भी कॉल किया गया इस फंक्शन को वहां पे ये क्या करेगा, इस वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा कोड देखते हैं, इसमें हमने क्या लिया है, हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन printf go tigers एंड देन /n रिटर्न 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फाइल इंक्लूजन कर रहे हैं हम। ठीक है, कौन सी फाइल, कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, stdio.h। ठीक है, जर्नली हम stdio.h और conio.h करते हैं। stdio की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एंड conio.h की क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, conio.h की क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंट हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इन लाइब्रेरीज में ऑलरेडी क्या है, कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है, जिन्हें हम क्या करें, अपने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, प्रिंटफ। तो प्रिंटफ हमने डायरेक्ट यूज किया, हमने कुछ नहीं बताया कंपाइलर को कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमने क्या किया, ये हेडर फाइल क्या कर ली है, इंक्लूड कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये प्री प्रोसेसर्स के बारे में हम नेक्स्ट आगे क्लासेस में किसी में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करें, फाइल इंक्लूजन यूज करें। ठीक है, इसके बारे में भी और डिटेल में देखेंगे फर्दर। देन हम क्या ले रहे हैं, इंट मेन, एंड यहाँ पे क्या करा रहे हैं, देखिए प्रिंटफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेंट्स। तो देखिए हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को, जो भी कोई भी रीड कर रहा है, देखिए जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो ये नहीं है कि वही जो डेवलपर है वही यूज कर रहा है। ठीक है, तो आगे वो सॉफ्टवेयर किसी और के यूज के लिए बनते हैं, तो जो भी उसे यूज कर रहा है, जिस भी कंपनी को सेल कर रहे हैं या किसी भी इंडिविजुअल को दे रहे हैं हम, तो वो आगे फर्दर जब भी उसे रीड करेंगे तो उसकी ये क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली यूज होता है, कि ताकि जो भी आगे उसको फर्दर रीड कर रहा है तो वो इजी हो जाए उसके लिए उसको समझना। ठीक है, तो रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। इग्नोर्ड बाय द सी कंपाइलर, तो सी कंपाइलर जो होता है वो इग्नोर कर देता है सभी कमेंट्स को, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसे कुछ कन्वर्ट नहीं करेगा। जहाँ पे भी उसे पता चलेगा कि यहाँ पे कमेंट्स हैं, वो क्या कर देगा, उस जो भी डेटा है वहां पर, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे, उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो देखिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कमेंट्स के लिए, ये है सिंगल लाइन कमेंट और ये है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या अगर आपने सिंगल लाइन में कुछ भी ऐसा लिखना है जो यूजर को आप दिखाना चाह रहे हैं कि रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, तो जब आप सिंगल लाइन दे रहे हैं तो इस तरह से देंगे, और जब मल्टी लाइन दे रहे हैं तो इस तरह से देंगे। ठीक है, ये मल्टी लाइन कॉमेंट है और ये सिंगल लाइन कॉमेंट है। अब देखिए इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। हम जब भी कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, देखिए जब भी हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, तो हमारा क्या मोटिव होता है कि हम इसको कुछ इनपुट दें और कुछ हमें आउटपुट मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है प्रोग्रामिंग का, कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो हमें कुछ आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा सा। इनपुट आउटपुट क्या है और किस तरह से हम सी लैंग्वेज में उसमें डील करते हैं। तो देखिए इनपुट डेटा क्या है, रीड इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, इनपुट डेटा मींस रीड इनटू वेरिएबल्स, रीड करा रहे हैं हम, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डलवा रहे हैं।
एंड देन आउटपुट डेटा इज रिटन फ्रॉम वेरिएबल्स। हम क्या कर रहे हैं, रिटन फ्रॉम वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स से वैल्यू क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। Initially, we will assume that the user enters data via terminal keyboard and output उसे कहाँ मिल रही है, स्क्रीन पे मिल रही है, ठीक है। अभी हम इनिशियली फाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आता है टॉपिक। तो इनिशियली हम क्या एज्यूम करें कि जो यूजर है वो इनपुट का किसके थ्रू दे रहा है, कीबोर्ड के थ्रू, और आउटपुट किस पे मिल रही है, उसे स्क्रीन पर मिल रही है, ठीक है। फाइल्स से ना तो हम डेटा फेच करें और ना ही फाइल्स में सेव कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली सिर्फ हम कीबोर्ड को यूज करें और स्क्रीन को यूज करें इनपुट एंड आउटपुट के लिए। देन देखिए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो सी रन टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली ओपन्स 2 फाइल्स फॉर यू एट द टाइम योर प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो सी रन टाइम सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, 2 फाइल्स ओपन कर देता है आपके लिए, दैट इज stdin एंड std out। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। ये 2 फाइल्स क्या होती हैं, इन ओपन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली जब हमारा प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है, रनिंग उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स क्या है, stdin एंड std out। तो ये stdio.h जो हम यूज करते हैं उसी में ये इंक्लूडेड होती हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड से लेने के लिए और स्टैंडर्ड आउटपुट किसके लिए, स्क्रीन पर शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल्स में भी वर्क करते हैं। देन हमारे पास आता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो देखिए इट इज डिफाइंड इन द सी लाइब्रेरी इंक्लूडेड इन stdio.h मस्ट हैव दिस लाइन नियर द स्टार्ट ऑफ द फाइल। तो जब भी हम अपना कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड्स stdio.h, क्योंकि इसमें हमारे इनपुट फंक्शंस है scanf, fscanf, और आउटपुट फंक्शंस है printf, fprintf, ठीक है। तो इनपुट फंक्शंस जिसके थ्रू हम क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। स्कैनएफ के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, रीड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कैन के थ्रू आपकी वैल्यूज जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, वेरिएबल्स में जा रही हैं, एंड आउटपुट की हेल्प से आपकी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ जा रही हैं, स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं, आउटपुट मिल रहा है यूजर को, ठीक है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं ये कहाँ पर है, इसमें इसी हेडर फाइल में है, ठीक है। इसी फाइल में, लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। देन देखिए हमारे पास ये कंसोल आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एफ यूज करें कंसोल आउटपुट के लिए। सो ये क्या करता है, आउटपुट दे देता है स्क्रीन के ऊपर, और इसका फॉर्मेट क्या रहता है, देखिए प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन वैल्यू लिस्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं, गो टाइगर्स, ठीक है। तो ये हमारा गो टाइगर्स विथ 3 एक्सक्लेमेशन क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग आगे देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट होते हैं। देन हमारे पास आता है कंसोल आउटपुट, ठीक है। तो ये तो था कंसोल हमारे पास आउटपुट, और कंसोल आउटपुट के बाद हमारे पास इनपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो सकता है, उससे पहले स्कैनएफ से पहले, इनपुट से पहले देख रहे हैं कि कंसोल आउटपुट में हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है, क्या चीज़, क्या डेटा जो है वो आउटपुट में आता है हमारे पास। तो देखिए लिटरल वैल्यूज आ सकती हैं हमारे पास, वेरिएबल्स आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, एक्सप्रेशंस आ सकते हैं जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हों, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, आउटपुट में मिलती हैं। देन वैल्यूज आर पास्ड टू प्रिंटएफ। प्रिंटएफ को क्या पास किया जाता है, देखिए क्या पास किया जाता है, वैल्यूज पास की जाती हैं, ठीक है। प्रिंटएफ को क्या पास किया जाता है, वैल्यूज पास की जाती हैं, और स्कैनएफ को क्या पास किया जाता है, एड्रेसेस पास किए जाते हैं, ठीक है। जब भी हम स्कैनएफ यूज करते हैं तो स्कैनएफ को क्या पास किया जाता है, हमारे पास स्कैनएफ को पास किया जाता है, देखिए %x लिख रहे हैं हम, सपोज कोई भी वेरिएबल लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं, ठीक है। क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं स्कैनएफ को, कि इस एड्रेस पे, ये मेमोरी है सपोज, इस मेमोरी में जो भी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, इस एड्रेस पे आप इसको क्या कर दो, स्टोर कर दो, ठीक है। उसको स्कैनएफ को हम हमेशा क्या पास करते हैं, एड्रेसेस पास करते हैं। हम कभी भी स्कैनएफ लिखते हुए % को नहीं हटाते हैं, ठीक है। सिर्फ x नहीं लिखेंगे, अगर ये वेरिएबल है तो कभी भी सिर्फ x नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, %x लिखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम स्कैनएफ को क्या पास कर रहे हैं, एड्रेसेस पास कर रहे हैं, और प्रिंटएफ को क्या पास करते हैं, हम हमेशा वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखनी है कि प्रिंटएफ को हम क्या पास करते हैं, वैल्यूज, एंड स्कैनएफ को क्या पास करते हैं, एड्रेसेस।
देन वी हैव कि कंसोल आउटपुट में हम क्या और चीजें क्या इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो स्लैश एन दे सकते हैं हम न्यू लाइन के लिए, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस। न्यू लाइन के लिए हम क्या दे सकते हैं, स्लैश एन दे सकते हैं। एंड देन आपका जब भी न्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी डेटा दे रहे हैं और प्रिंट एफ में और स्लैश एन दिया, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा जो भी हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्लैश एन जब भी देंगे तो न्यू लाइन में हमारा कंट्रोल चला जाएगा और उस अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। और साथ में हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए हम क्या दे सकते हैं, स्लैश टी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्लैश टी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी लिस्ट भी देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल आउटपुट के एग्जांपल्स हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड अब दे रहे हैं एंड देन स्लैश एन दी है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद जो है ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। और उसके बाद सपोज हमने दोबारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा गुड मॉर्निंग। अभी स्लैश एन दिया, इसी के साथ मिस स्मिथ लिखा हुआ है, तो ये कहाँ चला गया, देखिए नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। स्लैश एन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा हमारा कंट्रोल और उसके बाद जो कर्सर है बेसिकली वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और उसके बाद जो भी प्रिंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन यहाँ नहीं देंगे हम तो इसी के साथ ही लिख देगा ये मिस स्मिथ, ठीक है। स्लैश एन देने से ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो देखिए स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन के लिए होता है, ये डिफरेंट एस्केप कैरेक्टर्स हैं। क्या है ये, एस्केप कैरेक्टर्स हैं। आपको ये याद भी करने हैं कौन कौन से एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, कई बार एग्जाम में इसी तरह से पूछ लिया जाता है। हमने सब पढ़ रखा होता है लेकिन ये नहीं याद होता कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आपको याद करनी है कि कौन कौन से एस्केप कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश आर, स्लैश ए, स्लैश स्लैश एंड स्लैश डबल कोट्स। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, तीन तो इनमें से दे दिया लिस्ट में से और एक कोई और दे दिया और पूछ लिया कौन सा इनमें से सी में एस्केप कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। या पूछ लिया और कोई तीन दे दिए, इनमें से एक दे दिया, कौन सा इनमें से है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। देखिए एन स्लैश एन न्यू लाइन के लिए है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन जो हमारा कर्सर वो पहुंच जाएगा। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है, ठीक है। टैब के लिए 8 स्पेसेस जो होते हैं उतना स्पेस आ जाएगा जहां पे भी हम स्लैश टी लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे लिखा है ए बी, ठीक है, तो अगर हम सिंपली लिख रहे हैं तो ये कितना स्पेस दे देगा, उसमें टैब जितना स्पेस दे देगा और इस तरह से ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। जहां पे भी हम स्लैश टी देंगे, अगर यहाँ पे हमने स्लैश टी दे दिया होता तो गुड मॉर्निंग लिखने के बाद कुछ स्पेस दे के ये क्या दे देता, मिस स्मिथ, ठीक है, यहीं पर दे देता। देन आपके पास है स्लैश एन। स्लैश एन क्या कर रहा है, कैरेज रिटर्न इसका मतलब है, ठीक है। स्लैश आर का क्या मतलब है, कैरेज रिटर्न। टी का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल टैब। एन न्यू लाइन। तो देखिए ये क्या करेगा, पोजीशन द स्क्रीन कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। जहां पे भी स्लैश आर दिखेगा वहां वो क्या कर देगा, कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द जो करंट लाइन जिसमें अभी प्रिंट कर रहा है उसी की स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, उसी लाइन के कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में चला जाएगा। देन स्लैश ए इज देयर, यहाँ ये क्या है, अलर्ट है जो साउंड, इट साउंड द सिस्टम बेल, ठीक है। ये सिस्टम बेल को की आपको आवाज आएगी जब भी आप क्या यूज करेंगे, स्लैश ए यूज करेंगे। एंड दिस इज स्लैश स्लैश, तो इसका नाम क्या है, बैक स्लैश, दिस इज अलर्ट। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बैक स्लैश में क्या है, यूज टू प्रिंट अ बैक स्लैश कैरेक्टर, ठीक है। तो बैक स्लैश जो भी कई बार ये चीज, ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, जब भी हम इसे यूज करेंगे तो जो भी कैरेक्टर उसके बाद है अगर उसका कुछ मीनिंग है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फंक्शनैलिटी जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर कभी हम स्लैश को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो स्लैश के लिए आप डबल स्लैश यूज करेंगे जब भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं बैक स्लैश करेक्टर। देन बैक स्लैश एंड उसके बाद आप कोट्स अगर दे रहे हैं, ठीक है, कोट्स दे रहे हैं तो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं डबल कोट करेक्टर, ठीक है। अदरवाइज तो अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं, जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो डबल कोट्स में आता है। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगर हमने दी है तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कोट्स में वैसे लिखा है, लेकिन कोट्स जब आउटपुट आएगी तो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे इसमें देखिए गुड मॉर्निंग दिया हुआ है तो गुड मॉर्निंग इस तरह से प्रिंट होगा, कोट्स में नहीं डिस्प्ले होगा। तो जब भी हम कोई भी टेक्स्ट देते हैं वो लिखते हैं हम प्रिंट एफ में कोट्स में है, लेकिन वो कभी भी कोट्स जो है डिस्प्ले नहीं होते। तो अगर आप कोट्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्लैश लेंगे, बैक स्लैश लेंगे एंड देन कोट्स को लिखेंगे
जहां पे भी आप कोट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे कोई डेफिनेशंस है या कुछ इस तरह से होता है, कई बार जो हम डबल कोट्स में स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्लैश एंड देन डबल कोट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो देखिए रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम कीवर्ड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन सी, ठीक है, और ये रिजर्व्ड होती है, इंट है, रिटर्न है, फ्लोट है, मेन है, बहुत से ऐसे हमारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो क्या हैं, रिजर्व्ड हैं, जिनके अपने मीनिंग है, उनको हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन वी हैव आइडेंटिफायर्स, वर्ड यूज टू नेम एंड रेफर टू अ डेटा एलिमेंट और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम। तो देखिए ये एक एलिमेंट है या नेम, जो भी हम वर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए जिसे हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, वो क्या हो जाता है, आपका आइडेंटिफायर हो जाता है, ठीक है। वो क्या है, आइडेंटिफायर, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स कौन कौन से होंगे, देखिए जो शुरू होंगे लेटर से या अंडरस्कोर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी सिंबल से स्टार्ट हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये कई बार पीजीटी लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, हरियाणा वाले में और कोई आते हैं, केवीएस आता है, एनवीएस आता है, कोई और भी आता है, DSSS भी आता है, तो वो आप भरते हैं तो उनमें भी कई बार क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपको डिफरेंट नेम्स दे दिया और उसमें से पूछ लिया कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपने मतलब जो पीजीटी लेवल पे होते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट करने की बजाय, ठीक है, किसी किसी सब्जेक्ट का डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कई सब्जेक्ट में वो ट्रिकी पूछने की कोशिश करते हैं जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट में हमने क्या देखने, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स ओनली। तो सिर्फ आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर्स आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। देन कैनॉट बी अ सी रिजर्व्ड वर्ड, तो जो भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा उसको हम जो हमारे ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं वो उसमें से नहीं ले सकते, ठीक है। देन केस सेंसिटिव, तो अगर हम ये कहते हैं कि वैलिड जो हमारा ये है टोटल टी, ये इसके इक्वल नहीं है और ना ही ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं कि ये केस सेंसिटिव है, अगर आप टोटल ये लेते हैं तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टोटल एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टोटल एज वेल, ठीक है। यहाँ पे टी कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है और यहाँ पे सभी कैप में है, कैप्स में है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू, दो तीनों के आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि जो हमारे आइडेंटिफायर नेम्स हैं वो क्या हैं, केस सेंसिटिव हैं। तो देखिए डिस्टेंस माइल्स पर आवर, अंडरस्कोर वोल्टेज, गुड चॉइस, एंड देन हाई लेवल, हाई अंडरस्कोर लेवल, मीन अंडरस्कोर रेट। तो लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 2 3 कुछ और यूज कर सकते हैं, और साथ में जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर कर सकते हैं, और कोई सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे परसेंट लिख देती हूँ या कोई और सिंबल डॉलर लिख देती हूँ तो वो मेरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स भी देख लेते हैं। अगर वो बिगिन नहीं होता है, कोई भी आइडेंटिफायर अगर स्टार्ट नहीं होता है लेटर या अंडरस्कोर से, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, सो यहाँ पे ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होता है, इन दैट केस इट विल बी इनवैलिड, एंड देन अगर उसमें लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा कुछ और है देन ऑल्सो इट विल बी इनवैलिड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंड का सिंबल है, सो इट इज इनवैलिड, यहाँ पे डॉलर सिंबल है, इनवैलिड, यहाँ पे आपने हाइफन यूज किया, इनवैलिड, एंड यहाँ पे स्पेस यूज किया है, इनवैलिड, एंड अगर कोई रिजर्व्ड वर्ड होता है इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी इनवैलिड, सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स है। देन हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिफायर नेम कन्वेंशंस,
ठीक है, तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपाइलर के द्वारा ये आपको बाउंडेशन बाउंड किया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये कि हम अगर यूज करते हैं तो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई और हमारे सॉफ्टवेयर को देख रहा है या प्रोग्राम जो हमने की हुई है कोई और रीड कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ब्लॉक्स में भी कई बार क्या कहते हैं कि हमें अलाइन कर देना चाहिए, नहीं करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो प्रोग्राम रन करेगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन वो क्या कह दिया जाता है कि हाँ अगर करेंगे तो क्या हो जाता है कि वो रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। सो देखिए नॉर्मली लोअर केस या कॉन्स्टेंट्स अपर केस, अगर नॉर्मल हमारा जो भी है वो इंटीजर कोई भी वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज हैं, तो उसे क्या ले लें हम, वैसे जर्नली क्या ले लें, उसे लोअर केस में ले लें, और अगर कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसे क्या ले लें, कैप्स में ले लें, अपर केस में ले लें। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा, वहां पे हम एक बार अगर लिखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये चीज जो है ये वेरिएबल नहीं है। टैक्स रेट क्या है, कांस्टेंट है। ये अगर 10% दिए तो ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, 10% रहने वाला है, ये कभी भी वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या, वेरी करेगी वो वैल्यू, अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से मल्टी वर्ड्स अगर हम यूज करें तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बिटवीन वर्ड्स, और या हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कैमल केस ले सकते हैं। कैमल केस में क्या हो जाता है कि यहाँ से हमने स्मॉल से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद कैपिटलाइज कर दे रहे हैं हम हर वर्ड को जो उसके बाद आ रहा है। ठीक है, माइल्स पर, आर में पर अलग से वर्ड है, आर अलग से वर्ड है, माइल्स अलग वर्ड है। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैपिटलाइजिंग पी एंड आर। ठीक है, दिस इज कैमल केस। ठीक है, ये कौन सा केस होता है, कैमल केस होता है। और इसमें हम या तो ये चीज यूज कर लें, अगर मल्टीपल वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, मल्टी वर्ड्स है, तो या तो अंडरस्कोर यूज कर लें या इस तरह से हम यूज कर लें। ठीक है, ये जस्ट ये कि कई बार इस तरह से हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट सिर्फ अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट कम्स वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल क्या है, ये एक मेमोरी लोकेशन है वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज बाय अ प्रोग्राम। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है जहां पर कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बॉक्सेस हैं, इसी तरह से हमारी कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी है, तो ये वेरिएबल बेसिकली क्या है कि इसको हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। ठीक है, इसको एक नाम दे दिया ताकि हम फर्दर कभी भी इसको एक्सेस कर पाए इस नाम से। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है बेसिकली ये, जहां पे कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। प्रोग्रामर के जो भी प्रोग्रामर काम कर रहा है, जो भी उसके यूज में आने वाली वैल्यूज हैं वो क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, सो वैल्यूज कैन चेंज, वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, अभी हम लें आगे आगे तो इंटीजर x लिया अगर हमने, तो x इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं, कभी भी x इज इक्वल्स टू 10 + 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम कहीं पे भी x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि एक बार एक वैल्यू दे दी तो वही रहेगी। कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू, तो एक बार में एक ही वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक बार में वो 10 भी ले लेगा वैल्यू, अगर एक x वेरिएबल है तो एक बार में वो 10 भी वैल्यू ले लेगा और एक बार में वो 15 भी वैल्यू ले लेगा, नहीं। इस बॉक्स में एक बार में एक ही वैल्यू आ सकती है। अगर आप 10 देना चाहते हो 10 दे दोगे, अगर आप 15 करना चाहते हो इसको तो 15 हो जाएगी। तो वो वाली जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, वहां से इरेज हो जाएगी और ओवरराइट कर देगा 15। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार में एक ही वैल्यू रहती है वेरिएबल की। एंड व्हेनेवर अ न्यू वैल्यू इज प्लेस्ड इनटू द वेरिएबल, द न्यू वैल्यू रिप्लेसेस द प्रीवियस वैल्यू। तो जब भी न्यू वैल्यू डाल दी जाती है वेरिएबल को, ठीक है, असाइन कर दी जाती है, तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेरिएबल जो क्या है, बेसिकली मेमोरी लोकेशन है जहां पर हम कोई भी वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल नेम्स। तो देखिए जो भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स हो सकते हैं वही वेरिएबल नेम्स में आ सकते हैं। जो आइडेंटिफायर्स के ऊपर हमने देखे थे रूल, ठीक है, वही यहाँ पर भी लागू होंगे। तो जो भी वैलिड आइडेंटिफायर्स होंगे वही वैलिड वेरिएबल नेम्स हो सकते हैं। So variables must be declared with a name and data type before they can be used in the program. तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई भी अगर वेरिएबल हम यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम XY कोई भी वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं, उससे पहले हमें उनका डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम क्या करना पड़ेगा,
स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उससे पहले हमें उस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब भी हम उसे यूज करना चाहते हैं उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज कंपाइलर आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते हो। शुड नॉट बी द नेम ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन और वेरिएबल, तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड फंक्शन या वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कीवर्ड्स हैं, तो उनको हम यूज नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम। शुड बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, तो अगर हम सपोज ले रहे हैं कि कहीं अमाउंट शो करना चाह रहे हैं तो अमाउंट वेरिएबल ले लें, या AMT ले लें, शॉर्ट फॉर्म ले लें। इसी तरह से टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, नेम लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से ही ले लें, जिस तरह की वैल्यूज में हम स्टोर करा रहे हैं उसी तरह का क्या ले लें, वेरिएबल नेम, ताकि बाद में इजी रहे कि हाँ पता चल जाए कि ये वेरिएबल क्या है। अगर सारे ही हमने इस तरह से ले लिए XYZ ABC LM NO PQ, तो फिर बाद में कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या पूछा जा रहा है, क्या वैल्यू है इसमें। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल नेम्ड या कॉन्स्टेंट्स का डिक्लेरेशन सिंटेक्स क्या रहेगा। ठीक है, कोई भी आपके पास वेरिएबल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसका डिक्लेरेशन सिंटेक्स क्या रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा ऑप्शनल मॉडिफायर, देन डेटा टाइप एंड देन नेम लिस्ट। ठीक है, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। किस तरह से कर रहे हैं हम, तो देखिए ऑप्शनल मॉडिफायर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास आ सकता है साइंड या अनसाइंड। अदरवाइज हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर सिंपल एक एग्जांपल देखें तो हम क्या लिख देते हैं, इंट x। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे मॉडिफायर, एडिशनल मॉडिफायर देना चाहते हैं कि हाँ ये आप वेरिएबल जो ले रहे हैं ये अनसाइंड है, ठीक है, कभी भी इसमें क्या है, साइन नहीं होगा, तो अनसाइंड में आपकी रेंज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, अनसाइंड दे दें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनका क्या रहता है, साइंड रहते हैं। दैट मीन्स उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई वेरिएबल है, जैसे एज वेरिएबल है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसे अनसाइंड, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनसाइंड लिख सकते हैं, अनसाइंड इंट एज लिख सकते हैं। ठीक है, साइंड में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, लेकिन अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। देन आप इसी तरह से ऑप्शनल मॉडिफायर में यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग भी लिख सकते हैं कि अगर इंटीजर वेरिएबल है कोई, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी दे सकते हैं और साथ के साथ लॉन्ग भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। ठीक है, दोनों की रेंजेस भी डिफरेंट होती हैं। तो लॉन्ग अगर हम देना चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नंबर है कोई और हम लॉन्ग स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूज टू स्पेसिफाई नेम्ड कांस्टेंट विद कॉन्स्ट कीवर्ड, तो देखिए नेम्ड कांस्टेंट को हम कॉन्स्ट कीवर्ड से भी क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो हम वहां पे क्या देते हैं, कॉन्स्ट। ठीक है, कोई भी अगर वेरिएबल है, कोई भी क्या है वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कि कांस्टेंट का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, या तो कोई नंबर हम डायरेक्ट यूज करें, या कोई भी अगर वेरिएबल लेते हैं तो उसके आगे भी हम स्पेसिफाई लगा सकते हैं कॉन्स्ट। दैट मीन्स उसमें कोई भी वैल्यू आई तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे तो और भी चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड, जिसमें थोड़ा कुछ अगर होगा, चेंजेस हो सकते होंगे, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। देन आपके पास आता है डेटा टाइप, तो देखिए डेटा टाइप क्या बताएगा आपको, टाइप ऑफ वैल्यू। सो इट अलाउज द कंपाइलर टू नो व्हाट ऑपरेशंस आर वैलिड एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन मेमोरी। तो ये क्या बता रहा है कि कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं बेसिकली वैलिड रहेंगे, किस तरह की वैल्यू होगी और किस तरह से इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा पर्टिकुलर वैल्यू को, है ना। क्योंकि अगर फ्लोट है तो डेसिमल्स भी यूज होंगे, कैरेक्टर है तो नेम्स है तो किस तरह से होगा, स्ट्रिंग है तो नल कैरेक्टर आएगा लास्ट में। ठीक है, तो अलग अलग चीजें आती हैं डेटा टाइप्स में, तो उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर को पता चलता है कि क्या क्या वो कर सकता है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, और किस तरह की वैल्यूज आउटपुट में आने वाली हैं। देन हमारे पास आ जाता है नेम लिस्ट। यहाँ पे हम प्रोग्राम के आइडेंटिफायर नेम्स यूज करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल के नेम्स हैं, तो वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इंट टेस्ट स्कोर। ठीक है, टेस्ट स्कोर लिया हमने एक वेरिएबल, और किस तरह का है, इंटीजर टाइप का। देन हम ले रहे हैं कॉन्स्ट फ्लोट टेक्स्ट रेट इज इक्वल टू 6.5। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसको फ्लोट टेक्स्ट रेट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर कांस्टेंट ही रहेगा। जो हमारा है टेक्स्ट रेट, ये फिक्स रहेगा। तो देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, होल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स, होल नंबर्स का
हमें आ जाएंगे, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो देखिए इंटीजर्स में हमारे पास आते हैं शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। आगे फर्दर इनमें साइंड, अनसाइंड वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और फ्लोटिंग पॉइंट में कौन कौन से रहेंगे आपके पास, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। तो देखिए डेटा टाइप्स एंड टिपिकल साइजेस। तो डेटा टाइप कौन कौन से और उसमें उनके जो साइज हैं वो क्या रहते हैं। देखिए थोड़ा बहुत कंपाइलर के अकॉर्डिंग ना ये चीजें चेंज हो जाती हैं। सो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन जर्नली जो है वो ये रहते हैं। तो शॉर्ट में देखिए क्या रहेगा, 2 बाइट्स रहेगा, ये शॉर्ट इंट है। देन सिंपली अगर इंट की बात करें 4 बाइट्स रहेंगे। लॉन्ग इंट या लॉन्ग सिंपली लिखे तो वो क्या रहेगा आपके पास, 8 बाइट्स रहेगा, ठीक है। इसकी रेंज क्या रहती है, 32768 -32768 टू 32767। और इंट ईजर की क्या रहेगी, -2147483648 टू 2147483647, ठीक है। ये इंटीजर की रेंज रहेगी, ठीक है। ये दोनों तो याद हो जाती हैं, ये तो बहुत बढ़िया, ये नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं बस, ठीक है। लॉन्ग की ये रेंज रहेगी, फ्लोट में 4 बाइट्स लेता है, डबल में 8 बाइट्स लेता है, लॉन्ग डबल में 10 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो और ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली रेंज रहेगी इनकी, ठीक है। इसमें प्रिसीजन होता है, इनमें तो नहीं होगा। इंटीजर में प्रिसीजन का नहीं कोई भी है मतलब, ठीक है। डेसिमल से राइट हैंड साइड जो भी होते हैं नंबर्स वो प्रिसीजन होते हैं। तो यहाँ पे 15 रहेंगे, यहाँ पर 19 रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स और उनके साइजेस। तो देखिए कभी भी आपको डेटा टाइप का अगर साइज देखना है, ठीक है, डेटा हमने डिटरमिन करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप साइज ऑफ यूज करके जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसमें चेक कर सकते हैं कि इंटीजर को कितने बाइट्स मिले हुए हैं या बिट्स मिले हुए हैं। और साथ के साथ डबल को, जिसको भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जो आपको क्या रिटर्न करेगा, साइज ऑफ ऑपरेंड इन बाइट्स, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, साइज ऑफ ऑपरेंड इन बाइट्स। ऑपरेंड कैन बी अ डेटा टाइप। तो यहाँ पे ऑपरेंड का आप कोई भी वेरिएबल भी दे सकते हैं और साथ ही साथ आप डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो आपको रिटर्न क्या कर देगा, जो जितना भी स्पेस, जितने भी बाइट्स ले रहा है वो पर्टिकुलर वेरिएबल या डेटा टाइप, आपके कंपाइलर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा आपको। देन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एस्काई चार्ट है, ठीक है, एस्काई टेबल है। ये देखिए जो भी हमारा टाइप नेम है, कैरेक्टर है 1 बाइट लेता है, और ऑल एस्काई कैरेक्टर्स क्या करेंगे, सभी क्या लेते हैं, 1 बाइट ही लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, कैरेक्टर्स है, नल, SOH, STX। तो यहाँ पे एक ये चार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसे गो थ्रू करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल नंबर्स है 0 से लेकर 127 तक, ठीक है। 0 से लेकर 127 तक, दैट मीन्स 128 टोटल हमारे पास क्या है, कैरेक्टर्स हैं। और उसमें आप देख पा रहे हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज दी हुई हैं, 128 तक क्या रहेंगी, 0 से लेकर 7F तक क्या रहेंगी हेक्साडेसिमल वैल्यूज। एंड 000 से लेकर 177 तक क्या रहने वाली हैं, ऑक्टल वैल्यूज। और उसके बाद आपके पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, नल हो गया, देन स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, इसी तरह से एक्सक्लामेशन, हैश, 0 1 2 3 4 5 6 ABCDEFGH। और इसी तरह से ये कैरेक्टर्स सारे, ये सब किस में आ जाएंगे, कैरेक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो कई बार हमारे पास पूछ ली जाती है कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। इतना ये सिर्फ एक बार थोड़ा सा रेंज आप देख लेना, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, स्काई की फुल फॉर्म क्या रहती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई की फुल फॉर्म क्या रहेगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन हमारे पास आता है इंटीजर टाइप, देख लिया हमने, फ्लोट देख लिया, उसके बाद आपके पास आता है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर में भी आपके पास क्या होता है, कैरेक्टर भी क्या लेता है, 1 बाइट लेता है, ठीक है। कैरेक्टर भी क्या लेता है, 1 बाइट लेता है। और जितने भी स्काई कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। ABCD 1 2 3, ये सब चीजें क्या है, स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे, कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू ले सकता है, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप किस तरह की वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स,
ठीक है, जहाँ पे भी हमें इस तरह की वैल्यू यूजर से एंटर करानी है तो हम क्या लेंगे, डेटा टाइप बूलियन लेते हैं। सो डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बूल, और इट कैन स्टोर ओनली 0 and 1, ये सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है, स्टोर करा सकता है, 0 और 1। नॉन जीरो वैल्यू अगर होगी वो स्टोर किस तरह से होगी, 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगी, 0 0 रहेगा और नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी, 1 ट्रीट की जाएगी। एंड देन डेटा टाइप क्या रहेगा, बूल, और इसके लिए आपको क्या इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है, stdbool.h, कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, stdbool.h, एंड इट डिफाइंस बूल ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, बूल ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये जो है कीवर्ड्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये हम यूज कर पाएंगे जब अगर हम यूज कर लेते हैं stdbool.h। सो एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है तो 0 देगा अगर फॉल्स है और नॉन जीरो देगा अगर ट्रू है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एग्जांपल्स, तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। इंट एज, शॉर्ट फर्स्ट रीडिंग, शॉर्ट इंट लास्ट रीडिंग, लॉन्ग फर्स्ट एसएसएन। ठीक है, वेरिएबल नेम्स कुछ भी हो सकते हैं, तो आप इंटीजर ले सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट इंट लिख सकते हैं उसी को, देन लॉन्ग, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर आता है हमेशा। ठीक है, सिर्फ 1 ही कैरेक्टर पॉसिबल है, तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अगर हमें वैल्यूज असाइन करनी है वेरिएबल्स को तो वो किस तरह से करते हैं, एलोकेटेड वेरिएबल्स विदाउट इनिशियलाइजेशन हैव एन अनडिफाइंड वैल्यू। तो जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो डिपेंड करता है स्टोरेज के हिसाब से कि कौन सी है, ऑटो है, आगे ग्लोबल है, या स्टैटिक है। ठीक है, अलग अलग स्टोरेज क्लासेस होती हैं, उसके हिसाब से वो क्या करता है, वैल्यू क्या कर देता है, इनिशियली उसमें इनिशियलाइज करा देता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहती है, कहीं पे गार्बेज वैल्यू ले लेते हैं और कहीं पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू वहीं पर क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन होता है, जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी टाइम पे वैल्यू उसमें असाइन कर देते हैं, तो वो क्या है, इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो एलोकेटेड वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स है विदाउट इनिशियलाइजेशन, उनमें कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू रहती है। वी विल यूज 3 मेथड्स फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो हम 3 मेथड्स यूज कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू, प्रोसेसिंग और इनपुट। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मतलब जब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज वेरिएबल को असाइन कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, इनिशियली हम इनिशियल वैल्यू जो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं बेसिकली डिक्लेरेशन के टाइम पर ही दे रहे हैं। प्रोसेसिंग अगर इसी तरह से हमने क्या किया, कैलकुलेशन के टाइम पे हमने सम कैलकुलेट किया तो उसमें क्या करें, सम इज इक्वल्स टू 10 + 15। ठीक है, तो ये क्या, प्रोसेसिंग के टाइम पर कोई वैल्यू जा रही है किसी वेरिएबल में और इनपुट कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम स्कैनएफ फंक्शन देखेंगे। तो 3 तरह से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। सो इनिशियलाइजिंग वेरिएबल में क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को तभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कोई भी स्टोर करा दे रहे हैं। तो देखिए इंट एज इज इक्वल्स टू 22, तो यहाँ पे एज में क्या चला जाएगा, 22 चला जाएगा। देन रेट इज इक्वल्स टू 0.75, तो यहाँ पे रेट क्या आ गया, 0.75 किस में आ गया, वैल्यू रेट में। एंड देन वॉवल हमने लिखा तो ए, जब भी हम सिंगल कैरेक्टर देते हैं तो वो किस में देते हैं, सिंगल कोट्स में देंगे। ठीक है, जब भी हम कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं कोई भी, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रहे हैं तो वो किस में आएगी, सिंगल कोट्स में आएगी। जब भी हम स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग लेंगे एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसमें किस में आती है, डबल कोट्स में आती है। इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, टोटल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। देन हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां पर हम क्या करें, वैल्यू जो सेकंड केस था हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। बाइनरी ऑपरेटर है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। दैट मीन्स इसे LHS में भी चाहिए और RHS में भी, दोनों तरफ कोई भी ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, बाइनरी मीन्स 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड, नॉट द सेम एज इक्वल टू इन मैथमेटिक्स। तो देखिए ये मैथमेटिक्स वाले इज इक्वल्स टू के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है, वहां पे तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ये दोनों क्या है, इक्वल हैं।
ठीक है। LHS और RHS हम क्या कह देते हैं, इक्वल हैं, ठीक है। वहां पे इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वैल्यू किसी भी वेरिएबल में। तो इसका क्या जर्नल फॉर्म रहता है, L वैल्यू इज इक्वल्स टू R वैल्यू। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ L वैल्यू लेफ्ट साइड अ सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर डी रेफरेंस, ठीक है। तो ये हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल वेरिएबल में क्या असाइन करें, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एंड देन उसमें क्या करें, x इज इक्वल टू 10 क्या करें, वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। इसी तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल्स भी लेते हैं और उनमें भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। सो आर वैल्यू कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन। असाइनमेंट एक्सप्रेशन हैज वैल्यू ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या रहता है, वैल्यू रहता है असाइनमेंट का, ठीक है। वो उसको असाइन कर देगा वैल्यू एंड देन अलाउज अस टू डू समथिंग लाइक a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक्सप्रेशन है कोई तो आप कर सकते हैं, वैल्यू असाइन a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 0, a में भी 0 स्टोर हो जाएगा और b में भी 0 स्टोर हो जाएगा। देन वी हैव एग्जाम्पल असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर के बाद, डिक्लेरेशन के टाइम पे तो इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद जब भी हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या किया, y प्लस 5। तो y 5 क्या है, एक लिटरल वैल्यू है, ठीक है। लिटरल वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं जरूरी इंटीजर हो सकता है, लिटरल आपका कोई भी हो सकता है, लिटरल आपका फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लिटरल वैल्यू है ये, और क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिटरल जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं। सो इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एज वेल, ठीक है। सो देखिए, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड एंड पुट द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन नेम्ड एक्स। तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, y जो है हमारा, इसमें क्या करेगा, y की वैल्यू में 5 ऐड कर देगा एंड उसके बाद x के जो भी मेमोरी लोकेशन है वहां पे उसे स्टोर कर देगा। इफ द वैल्यू स्टोर्ड इन y इज 18, अगर 18 वैल्यू y में है तो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, 23 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर हमारे पास एग्जांपल है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो इससे क्या होगा, आपके पास l वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है, और r वैल्यू क्या है, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम है। तो रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, रेट में, रेट वेरिएबल में जो भी वैल्यू है और टाइम में जो भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेगा और डिस्टेंस में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। जो भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई हुई है डिस्टेंस को, वहां पे जाकर उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। इसी तरह से अगर पे है और आर्ली रेट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो कोई भी हम यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इन आगे इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स। तो देखिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस क्या कर रहे थे कि किस तरह से हम वेरिएबल में वैल्यू कोई भी एंटर कर सकते हैं, वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखी 3 चीजें कि इनिशियलाइजेशन, सेकंड किसी स्टेटमेंट के थ्रू, और थर्ड जो है वो क्या है, स्कैनएफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्कैनएफ स्टेटमेंट से रिलेटेड सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंटफ स्टेट फंक्शन का सिंटेक्स। तो देखिए, प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन एक्सप्रेशन लिस्ट। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से एक्सप्रेशंस प्रिंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स या प्लेस होल्डर्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो बताता है कि किस तरह का वैल्यू होगा, ठीक है, किस तरह का एक्सप्रेशन होगा। तो देखिए, प्लेस होल्डर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं परसेंट से और एंड होते हैं टाइप से, ठीक है। परसेंट डी हम यूज करें तो क्या बता रहा है कि कौन क्या टाइप है, ठीक है, इंटीजर टाइप है, तो डी यूज कर रहे हैं। सो परसेंट एंड डी, इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी बोल देते हैं और साथ के साथ प्लेस होल्डर्स भी बोल देते हैं। देन हमारे पास आती है एक्सप्रेशन लिस्ट। एक्सप्रेशन लिस्ट क्या है, बेसिकली लिस्ट ऑफ 0 और मोर एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय कॉमास। तो यहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस रहते हैं, 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा 1 2 3 4 10 भी हो सकते हैं, कितने मर्जी आप एक्सप्रेशंस ले सकते हैं, और वो हमेशा सेपरेट होंगे कॉमास से। देन रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड, ठीक है। तो अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट हम प्रिंटफ फंक्शन अगर हम यूज करते हैं और इसकी उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल को असाइन करते हैं,
ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तब वो क्या रिटर्न करता है हमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड, कितने कैरेक्टर्स वो प्रिंट करा रहा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अगर इज इक्वल्स टू में हमने दे दिया किसी वेरिएबल को, ये वैल्यू असाइन कर दी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड देगा। इस वेरिएबल में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, HSSC PGT CS स्क्रीनिंग के लिए हमने एक ऑनलाइन पेड कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, ऑनलाइन एक पेड कोर्स स्टार्ट की है। ठीक है, तो अगर आप लोग विलिंग हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9711566852 पर। ठीक है, या इससे ही रिलेटेड अगर कोई और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे राजस्थान कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से किसी भी एग्जाम के लिए TGT PGT या UGC नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9711566852। ठीक है, ये अभी हमने लास्ट टू लास्ट वीक ही स्टार्ट की है कोर्स, तो आप एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेरी है उससे रिलेटेड या कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास टिपिकली जो इंटीजर प्लेस होल्डर्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, %d, %i। ठीक है, ये किसके लिए, इंटीजर्स के लिए है, और %l किसके लिए होता है, लॉन्ग इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो हमने अगर एज ले रहे हैं तो %d यूज कर लिया, कोई बिग नंबर है तो उसके लिए हमने लॉन्ग यूज कर लिया। देन इसी तरह से %o किसके लिए होता है, ऑक्टल्स के लिए होता है। ठीक है, जो भी इंटीजर्स ऑक्टल्स में है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करें, उन्हें प्रिंट कराने के लिए o, %o। एंड %x किसके लिए यूज करते हैं हम, हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, तो जो भी इंटीजर्स हेक्साडेसिमल में उन्हें प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %x या प्लेस होल्डर %x। अभी फ्लोटिंग पॉइंट प्लेस होल्डर्स कौन कौन से हैं, %f, %e, %g। तो देखिए कौन कौन से रहेंगे इसमें फ्लोट्स के लिए, %f है स्टैंडर्ड मैनर में, जिस तरह से भी हमारे नंबर्स होते हैं 42.50, इस तरह से अगर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ्लोट में स्टैंडर्ड मैनर में आ जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हम e⁻⁻⁰ की फॉर्म में अगर प्रिंट कराना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो %e यूज करते हैं, एंड %g यूज करते हैं जब हम प्रिंट कराना चाहते हैं %f और e के बीच में। दैट मीन्स जब हम जो भी ट्रेलिंग जीरोज है उन्हें रिमूव कराना चाहते हैं, इन दैट केस हम कौन सा यूज करते हैं, %g यूज करते हैं। और LF आपका किसके लिए यूज होता है, D के लिए, डबल के लिए यूज होता है। ठीक है, LF किसके लिए यूज होता है, डबल के लिए यूज होता है। देन हमारे पास आता है प्रिंट कराना है अगर हमने वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो देखिए इसमें हम किस तरह से प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ लिया एंड देन कोट्स में हमने क्या लिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू %d/n। तो देखिए x इज इक्वल्स टू, अब ये एज इट इज प्रिंट होगा, जहां पर भी %d होता है वहां पे वैल्यू हमेशा क्या होती है, रिप्लेस होती है। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो ये स्टेटमेंट हमें क्या रिटर्न करेगी, ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगी x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 भी लिखा आएगा वहां पर। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें, x की वैल्यू सपोज 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, देखिए %d है तो पहला जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, जो भी एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है, उससे इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 5 लिखा आएगा, देन प्लस लिखा आएगा, उसके बाद %d है तो 10 लिखा आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एंड देन इज इक्वल्स टू एज इट इज आएगा, और फिर %d है वो किसके लिए, x प्लस वाई के लिए, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, उससे हमारे पास ये आउटपुट आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या आ जाएगा, रेट इज। ठीक है, क्या लिखा आएगा, रेट इज एंड देन %d। ठीक है, %d किसके लिए आएगा, अब रेट इसके लिए। ठीक है, अगर परसेंट यहाँ पे रेट क्या है, 0.5 है सपोज। ठीक है, तो 0.5 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया आपके पास 50। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में अब क्या आएगा, 50%, रेट इज 50%। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, अभी 50% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेट इज एज इट इज आ गया, %d की जगह जो भी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होकर आई वो आ जाएगी, एंड देन % से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 परसेंटेजेस हैं लिखे हुए तो 1% प्रिंट होगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फॉर्मेटिंग प्लेस होल्डर्स। अगर हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है, इसे अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं हम किसी तरह, तो देखिए कैसे करेंगे आउटपुट्स को।
फ्लैग्स यूज करते हैं हम इसमें। जो फ्लैग है इसमें देखिए क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं हम। माइनस दे सकते हैं। माइनस किस लिए होता है? लेफ्ट जस्टिफाई के लिए। प्लस किस लिए है? अगर हमें पॉजिटिव वैल्यूज के आगे प्लस साइन देना है तो हम प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन हैश किस लिए आपका? जब आप लीडिंग जीरोस चाहते हैं, ठीक है, लीडिंग जीरो चाहते हैं ऑक्टल वैल्यू में, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू में आगे एक जीरो आ जाएगी और हेक्स वैल्यू में क्या आ जाएगा? ओ एक्स आ जाएगा, ठीक है, 0x आ जाएगा। एंड देन इसी तरह से जीरो के लिए आपके पास क्या चाहिए? अगर जीरो हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे परसेंट एंड देन जीरो लिख रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? पैड नंबर विद लीडिंग जीरोस। तो जितने भी जो भी नंबर है, अगर हमने विड्थ सपोज 5 दी हुई है और नंबर है 120 तो उसके आगे 2 जीरोस लिख कर आ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरोस आ जाएंगी साथ में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिसीजन। प्रिसीजन में आपके पास क्या है? फ्लोट। दिस इज राउंड टू स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। विड्थ से आपके पास क्या आ जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर देंगे कि कितने मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए जो भी हम आउटपुट ले रहे हैं उसके लिए। और नेक्स्ट फ्लोट में क्या आ जाएगा आपके पास? बेसिकली यहाँ पे प्रिसीजन में क्या आ जाएगा? जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर तो यहाँ अगर आपके पास कोई भी नंबर है 48.276, ठीक है, तो अगर आपने प्रेसिजन स्पेसिफाई कर दिया, 2 स्पेसिफाई कर दिया तो ये क्या ले लेगा? इसका राउंड ऑफ कर देगा और आंसर क्या प्रिंट करेगा? 48.28 प्रिंट कर देगा, ठीक है, राउंड ऑफ कर देगा इस डिजिट के अकॉर्डिंग और 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेगा, ठीक है। प्रेसिजन में हम क्या करें? राउंड ऑफ कर दें स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथ, जहां पे हम एल लॉन्ग के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं। एंड देन टाइप में आपके पास आ जाते हैं DIFXO और परसेंट, अगर हम देने प्रिंट कराना चाहते हैं परसेंट। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की। तो देखिए यहाँ पे क्या %5D। तो देखो नंबर क्या है? 123 123 123 123। अभी डिफरेंट अगर हम ये चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेस होल्डर्स यूज कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग प्लेस होल्डर, तो उससे क्या आउटपुट आएगी? देखो %5D लिखा है तो 5 क्या है? 5 से क्या होगा? 5 उसको विड्थ दे दी गई है, ठीक है, उसको 5 क्या दे दी गई? स्पेसेस दे दी गई, जगह दे दी गई बेसिकली कि जितने में वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है? राइट जस्टिफाइड है, तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाइड रहेगा, ठीक है। देन आप देखिए +05D। अब 125 ही है, प्लस लगा दिया तो एक स्पेस किसने ले लिया? प्लस ने ले लिया। एंड देन जीरो लगाएंगे तो जितना भी नंबर है उसके आगे जो है वो किससे फिल हो जाएगा? जीरो से फिल हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है वो क्या है? विड्थ, और जीरो से फिल हो गया। देन %#5O। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास 5 तो स्पेसेस रहे लेकिन अब ओ है, ये क्या है? ऑक्टल है, ठीक है। हैश अगर दे देते हैं हम ऑक्टल में तो वो क्या लेगा? शुरुआत वाले पे जीरो ले लेगा, ठीक है। इसी तरह से #7x। अब ये x है, x मीन्स हेक्साडेसिमल है। अभी 7 दे रहे हैं तो 7 स्पेसेस, 7 इसको मिल जाएंगे स्पेसेस, ठीक है। एंड देन हैश दे रहे हैं तो क्या ले लेगा? OX आगे प्रिंट करा देगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर क्या है? हेक्साडेसिमल है और ये नंबर क्या है? ऑक्टल है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे %F, %5.2F, %5.0F, %, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? 123.456 दे रहे हैं। तो देखिए ये %F है, तो ये नंबर एज इट इज प्रिंट हो गया। जितना हमारा बाय डिफॉल्ट डेसिमल्स लेता है उतना डेसिमल के साथ, ठीक है। तो 4 5 6 लिया, अभी 0 0 0 लिया, 6 डेसिमल प्लेसेस तक बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है तो वो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। देन हमने क्या लिया? 5.2F, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा? सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसे कंसीडर करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या ले लिया उसने? 5 6 ले लिया, राउंड ऑफ कर दिया तो क्या लिया? 5 6 ले लिया, ठीक है। अभी टोटल कितने हैं? 5 ले रहा है, ठीक है। एंड देन हम क्या कह रहे हैं? 5 टोटल %5 दे रहे हैं तो इट मीन्स टोटल 5 स्पेसेस मिल रहे हैं उसको। एंड देन 0.0 दे रहे हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या मतलब है कि उसको अभी 0 देने से क्या हुआ कि जो भी उसका पॉइंट के बाद जो भी प्रिसीजन था वो क्या हो गया? 0। उसमें मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 है तो 1 2 3 एज इट इज ले लिया उसने, और % 2 टाइम्स ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? % एक बार प्रिंट हो जाएगा। अभी अगर हम रिटर्न कराते हैं printf से, तो देखिए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ printf रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड।
तो अब ये क्या देगा हमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने ये प्रिंट करा रहा है वो रिटर्न करेगा। तो देखिए num1 में यहाँ क्या 55 30 एंड देन नम सम में क्या ले रहे हैं हम num1 प्लस num2 एंड एक हमने वेरिएबल ली है प्रिंट काउंट, और प्रिंट काउंट में क्या आ रहा है printf %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d/n। ठीक है, अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा आपको 13। ठीक है, प्रिंट काउंट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 13 वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए %d हम शुरू में यूज करें और यहाँ पे क्या है num1 में क्या है 55 एंड देन हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए स्पेस है तो स्पेस आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा प्लस एंड देन % दोबारा स्पेस है और उसके बाद क्या आ जाएगा %num2 तो क्या आ गया 30 एंड देन इज इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू में भी आप देख रहे हैं स्पेस है इज इक्वल्स टू एंड देन स्पेस। अब यहाँ पे %d से क्या हो जाएगा, देखिए %d में क्या दे रहा है, सम दे रहा है। अब इस दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये printf है ये रिटर्न क्या करेगा, अगर किसी और वेरिएबल को हम इसकी वैल्यू रिटर्न करें, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड लास्ट में क्या है एंटर न्यू लाइन का है। ठीक है, तो वो न्यू लाइन पे आपका चला जाएगा तो यहाँ से इसको काउंट करेगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया 13 हो गया। तो जब भी हम प्रिंटफ से रिटर्न कराएंगे तो क्या रिटर्न करेगा हमें, जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जब भी हम नेस्टेड प्रिंटफ भी यूज करेंगे तो वो हमेशा क्या रिटर्न करता है हमें, इसी तरह से प्रिंटफ में प्रिंटफ यूज करेंगे अलग अलग तो भी वो क्या रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको रिटर्न करेगा प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। We will continue at this topic in our next class. Thanks for watching and stay connected.